नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी। मैं हूं मयंक लव। इन द पास्ट 24 आवर्स बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया के दो बेहद संवेदनशील इलाकों कतर और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इस जवाबी कार्रवाई को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अल नजर अल मोबिन यानी विजय की उद्घोषणा नाम दिया है। कतर का अल उदित एयरबेस, जो सेंटकॉम का मुख्यालय है और जहां 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, सबसे बड़ा निशाना बना। दोहा में जबरदस्त धमाके सुनाई दिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह अफरा तफरी का माहौल बन गया। ईरान के अमेरिका पर इस हमले के बाद स्थिति इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ईरान सीधे सीधे नेटो देशों से टकराव की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका न केवल नेटो का सदस्य है बल्कि उसका अनौपचारिक लीडर भी है। ऐसे में अब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे प्रमुख नेटो देशों पर भी यह दबाव होगा कि वे अमेरिका का साथ दें और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एकजुट होकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। कतर ने भी इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और समान जवाब देने की चेतावनी भी दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ईरान अब केवल रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक आक्रमण की नीति पर चल पड़ा है। इस पूरी सैन्य झड़प का रुख और तेज हो गया जब इजराइल ने तेहरान की कुख्यात एविन जेल को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां कई राजनीतिक बंदी रखे गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जेल के गेट को जानबूझकर उड़ा दिया गया, जिससे कैदियों के भागने की संभावना बन जाए। इस हमले के पीछे एक उद्देश्य ये भी बताया जा रहा है कि कुछ खास राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा तेहरान स्थित रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के मुख्यालय को भी बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया। इजरायली मीडिया ने इसे अभूतपूर्व हमला बताया। यह हमला इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अब संघर्ष सीमित सैन्य लक्ष्यों तक नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक संरचनाओं और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को भी सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के मुख्यालय को उड़ाया है। इस बीच व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को कतर में सतर्क रहने की सलाह दी। इस पूरी स्थिति में मध्य पूर्व को एक बहुपक्षीय युद्ध की ओर धकेल दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका तो कुछ सेकंड जाएगा लेकिन मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ऐसी ही गंभीर और सच्ची खबरें लाने का हौसला रखूं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना जवाब देना ना भूलें। इस पूरे तनाव के बीच सबसे खतरनाक कदम ईरान की संसद द्वारा हार्मुज जलमार्ग को बंद करने का प्रस्ताव करना है, जो अब देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने है। स्टेट ऑफ हार्मुज वह मार्ग है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% प्राकृतिक गैस गुजरती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर इसे बंद किया गया तो यह न सिर्फ ऊर्जा बाजार को हिला देगा बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन पर गहरा असर डालने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस प्रस्ताव को आर्थिक आत्महत्या कहा है और चीन समेत उन सभी देशों से अपील की है कि वे ईरान पर दबाव डालें, क्योंकि इस रूट पर सबसे ज्यादा निर्भर एशियाई देश ही हैं। इतिहास गवाह है कि 1980 के दशक के टैंकर युद्ध की तरह ईरान खदानें बिछाकर या जहाजों पर हमले करके इस मार्ग को बंद कर सकता है। उधर कतर ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने साफ कहा है कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है और हम इसका उत्तर समान स्तर पर देंगे। अमेरिका ने पेंटागन के जरिए हालात की समीक्षा शुरू कर दी है और संकेत मिल रहे हैं कि अगर ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिक मारे गए तो नेटो आर्टिकल 5 के तहत पूरे यूरोप और अमेरिका के सैन्य गठबंधन को एक्टिव कर देगा। इसका अर्थ है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश अब इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। पूरे पश्चिम एशिया में जब ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई भड़क चुकी है तो सवाल उठने लगा है कि रूस इस पूरे संघर्ष में कहां खड़ा है। दरअसल मॉस्को ने अब तक इजराइल के खिलाफ सीधे हमले की ना तो कोई सार्वजनिक वकालत करी है और ना ही समर्थन किया है। जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे पूछा गया कि वह ईरान की मदद के लिए इजराइल पर हमला क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने संयम बरतते हुए कहा कि हम क्षेत्रीय स्थिरता के पक्षधर हैं और हर देश की सुरक्षा चिंताओं को समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे किसी भी संघर्ष से बचना चाहिए जो वैश्विक
वैश्विक युद्ध को जन्म दे सकता है। पुतिन की इस सतर्कता प्रतिक्रिया के पीछे कई कारण हैं। पहला, रूस की सीरिया में सैन्य उपस्थिति, जहां वह कभी कभी इजरायली एयर स्ट्राइक को भी अनदेखा करता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच एक व्यवहारिक तालमेल बना हुआ है। दूसरा, रूस वर्तमान में यूक्रेन युद्ध में उलझा है, किसी भी नए मोर्चे पर सैन्य संसाधन डालने की स्थिति में नहीं है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इजराइल में करीब 15 से 20% आबादी रूसी भाषी है, यानी करीब 13 से 15 लाख लोग, और पुतिन के शब्दों में इजराइल लगभग एक रूसी भाषी देश बन चुका है। इसलिए रूस वहां रहने वाले अपने मूल के नागरिकों की सुरक्षा और हितों को ध्यान रखते हुए सीधी सैन्य भागीदारी से बच रहा है। यही वजह है कि रूस ने अब तक इस संघर्ष में संतुलित भूमिका अपनाते हुए न तो ईरान का खुला समर्थन किया है और न इजराइल का विरोध, बल्कि बार बार संघर्ष विराम और राजनयिक समाधान की अपील करता रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि रूस इस पूरे संकट को अपने यूक्रेन मोर्चे की तुलना में प्राथमिकता नहीं दे रहा है और पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका को एक सामरिक मध्यस्थ की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, बजाय किसी सीधे सैन्य टकराव के। भारत इस पूरे संकट का एक बड़ा लेकिन सीधा पीड़ित बन सकता है, क्योंकि हम अपनी कुल दैनिक खपत में से करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल हार्मोज जल मार्ग के रास्ते ही लाते हैं। अगर ये रूट बंद होता है तो भारत को तेल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। वैसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आश्वस्त किया है कि वैश्विक सप्लाई फिलहाल पर्याप्त है और भारत के पारंपरिक सप्लायर्स डटे रहेंगे, लेकिन बाजार को स्थिर रखने का दावा कब तक टिकेगा, ये ईरान के अगले कदम पर निर्भर करेगा। ईरान द्वारा किया गया यह हमला न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को जवाब देने की सैन्य कार्रवाई है, बल्कि अपनी जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश भी है कि वह कमजोर नहीं पड़ा है, उसने बदला लिया है। लेकिन अब जबकि ईरान, कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागने के बाद फिलहाल संघर्ष विराम की बात कर रहा है, तब माहौल में एक अनकही बेचैनी साफ महसूस हो रही है। ये शांति जितनी बाहर से शांत दिख रही है, भीतर से उतनी ही अस्थिर लगती है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां अब कोई भी एक छोटी सी घटना पूरे क्षेत्र को चपेट में ले सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ 2 देशों या 3 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसा भयानक मोड़ ले सकती है जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट और नेटो देश भी खींचते चले जाएंगे। और अब आज का सवाल, निम्न में से कौन सा नेटो का संस्थापक देश नहीं है? अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका उत्तर सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। हम लाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सरल और साफ भाषा में। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए। धन्यवाद।